Hello guys, welcome to the Mining Gyan channel. So today we are going to study about the general reports, जिसमें कि आज हम देखेंगे कि आखिर WCL के जनरल रिपोर्ट्स क्या हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसके साथ ही उसमें कौन कौन सी नई मशीनरी, कितना मैन पावर, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं WCL का फुल फॉर्म क्या है? वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। बेसिकली इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? मिस्टर मनोज कुमार, जो कि 1 जनवरी 2021 से उन्होंने ऑफिस संभाल लिया है। उसके पहले कौन चेयरमैन थे? मिस्टर राजीव रंजन मिश्रा, ये इसके पहले के चेयरमैन थे। ठीक है, जिन्होंने ऑफिस कब छोड़ा है? 31 दिसंबर 2020 में इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया था। ठीक है, अगर यह पूछा जाए कि यह कंपनी किस एक्ट के तहत काम करती है, WCL किस एक्ट के तहत काम करती है, तो किस एक्ट के तहत काम करती है? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत यह काम करती है। ठीक है, बेसिकली आप यहां से इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद अगर मिनिस्ट्री पूछ लिया अगर आपसे गलती से भी, तो मिनिस्ट्री क्या बताएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कोल बताएंगे, और क्या बताएंगे यार। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? कहां से WCL आखिर अपना पूरा का पूरा जो काम काज है उसको ऑपरेट करता है? तो वो कहां से ऑपरेट करता है? बेसिकली नागपुर से ऑपरेट करता है। ठीक है, अगर WCL के कंट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब योगदान कितना रहा जो भारत देश में, हमारे भारत देश में जो भी कोल प्रोडक्शन हुआ है, टोटल कोल प्रोडक्शन, नेशनल कोल प्रोडक्शन जिसे कहा गया, तो नेशनल कोल प्रोडक्शन में आखिर इसका कितना योगदान रहा? 7.02% का इसका जो है तो योगदान रहा है। आखिर WCL, अब सवाल ये उठता है कि आखिर WCL ने कितने माइनिंग एरियाज में अपना काम बांट के रखा हुआ है? तो WCL ने यहां से क्वेश्चन उछलते हुए, फुदकते हुए आपके पास आएगा कि 10 माइनिंग एरियाज में इसने अपने काम को डिवाइड करके रखा है। अब वो ऑपरेटिंग माइनिंग एरियाज कौन कौन से हैं? वो है नागपुर, उमरेर, माजरी, वानी नॉर्थ, चंद्रपुर, बल्लारपुर, पाथाखेड़ा, कान्हान और पेंच। यह सब चीजें आप यहाँ पर सुविधापूर्वक देख सकते हैं। नेशनल कंट्रीब्यूशन, अगर किसी को नेशनल कंट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया है तो उसके लिए यह बता दूं, नेशनल कंट्रीब्यूशन मतलब हमारे कोल इंडिया ने, या फिर टोटल जो इंडिया का कोल का प्रोडक्शन हुआ है उसमें इसने कितने परसेंट कोल का प्रोडक्शन किया है। तो टोटल जो भी कोल प्रोडक्शन था हमारे इंडिया का ऑल ओवर, उसमें 7.02% अकेला किसका था? सिर्फ और सिर्फ हमारे WCL का था। ठीक है, तो यह चीज आप समझ सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेट्स, किन किन 2 राज्यों में यह काम करता है बेसिकली। तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 ही राज्यों में यह काम करता है बेसिकली। ठीक है, अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से एरिया फंसते हैं हमारे? 10 में से 3 एरिया मध्य प्रदेश में फंसते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि WCL के कितने एरियाज हमारे मध्य प्रदेश में है, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो पेंच हो गया, कान्हान हो गया और पाथाखेड़ा हो गया। ठीक है, ये 3 एरिया किस में है? मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी सवाल पूछ सकता है, तो ये है छिंदवाड़ा और बैतूल में, 2 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग पाए जाते हैं, ये 3 एरियाज पाए जाते हैं। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 7 एरिया फंसते हैं, जो कि है नागपुर, उमरेर, चंद्रपुर, बल्लारपुर, माजरी, वानी नॉर्थ। ठीक है, ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में फंसते हैं? ये लोग फंसते हैं नागपुर में, चंद्रपुर में और यवतमाल। 3 डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये 7 एरियाज डिवाइडेड हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए, काम आएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा मिनिस्ट्री की बात की है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल को भी देख लेते हैं। तो एट प्रेजेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है कोल के, वो कौन है? मिस्टर प्रहलाद जोशी। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इनके अंडर में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल के चाइल्ड एजेंसीज की बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल में कौन कौन सी एजेंसीज हैं, इसके अंडर में कौन कौन सी एजेंसीज काम करती हैं, तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL अपना, और दूसरा उसकी जो भी सब्सिडरीज हैं बेसिकली WCL, SCCL, जो भी सब्सिडरीज हैं, 8 की 8 सब्सिडरीज इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो कौन है? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, NLC, बेसिकली ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है। और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी, ये भी किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में है। ठीक है, तो बेसिकली 3 कंपनियों के नाम, चाइल्ड एजेंसीज के नाम आप बता सकते हैं। अगर पूछा जाए तो इनमें से कौन सी चाइल्ड एजेंसीज है और कौन सी नहीं है, तो आप इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है,
और कोल इंडिया की कोई भी सब्सिडरी का नाम दे दे तो वो किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में काम करता है। ठीक है, अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज कौन कौन से हैं, तो बेसिकली कौन कौन से, एक तो कोल इंडिया हो गई पीएसयू, दूसरा एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ये भी क्या है, एक पीएसयू है, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। ठीक है, पीएसयू है ये भी एक। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया हुआ है सिंगरेनी का, तो उसको बारे में मैं नहीं बोलूंगा। उसके बाद अगर स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात करें, जो संवैधानिक बॉडीज हैं इसके अंडर में जो काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सीएमपीएफओ। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। ठीक है, उसके बाद कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और तीसरे नंबर पे आता है कमिश्नर ऑफ पेमेंट्स। तो तीन कितनी हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं बेसिकली, जो कि संवैधानिक बॉडीज हैं। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसको भी जरूरत होगी तो मैं उनको पीडीएफ ये आज ही अपलोड करके थोड़ा सा सुंदर बना के, टिकाऊ बना के इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, संवैधानिक बॉडीज जो इसके अंडर में काम करती हैं, संवैधानिक काम करती हैं, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के पेमेंट्स के लिए, मतलब एक तरीके से लोगों का ध्यान रखने के लिए, है ना, जो भी मैन पावर काम करता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उनको सारी चीजें अच्छे से मिले, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, अगर कोल माइंस में काम कर रहे तो उनके वेलफेयर से रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, इनको पेमेंट टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये तीन बॉडीज ऐसी हैं जो इन तीनों फील्ड पे ध्यान देती हैं कि उनको क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको मतलब अच्छे से वेलफेयर, उनको हर एक चीज प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं प्रोवाइड करा जा रही है, सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, ये वेलफेयर वाले देखते हैं, है ना, उनके पूरी देखभाल। उसके बाद अगर पेमेंट की बात करें तो ये कमिश्नर ऑफ पेमेंट के अंडर में आता है, जो कि पूरा ध्यान देता है इनके ऊपर। ठीक है भाई, अगर कोल इंडिया क्या है, कोल इंडिया में भी अगर आपकी जॉब लगती है तो आप कोल इंडिया को क्या बोलोगे कि कोल इंडिया कहां से पेमेंट देगा, अपनी जेब से तो देता नहीं है, वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बेसिकली आपकी पेमेंट करती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तो मोदी तो डायरेक्ट करेगा नहीं ना, है ना, मोदी ना तो आपको पेंशन देगा, ना ही वो आपकी पेमेंट करेगा। बेसिकली कौन करेगा, आपका ध्यान कौन रखेगा, मोदी जी ने या फिर जो भी रहा होगा, है ना, उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो ये डिपार्टमेंट्स का काम होता है जो कि आपका ध्यान रखते हैं, आपकी अलग अलग चीजों का ध्यान रखा जाता है इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू। तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई। और वो कौन सी थी, वो वर्किंग बॉडीज थी जो कि काम करती हैं, जहां पर आप काम करोगे, है ना, जो कि काम करती हैं। और ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो कि इन चीजों का ध्यान देती है कि पीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आपका वेलफेयर देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलो, ये तो अच्छी बात हुई, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल से रिलेटेड हमने देख लिया, बहुत ही शानदार चीज हुई। ठीक है, अच्छा लगा देख के। उसके बाद आगे देखते हैं एनर्जी एफिशिएंसी और इनिशिएटिव्स। ठीक है, एनर्जी के फील्ड में आखिर हमारे डब्ल्यूसीएल ने क्या किया, वर्ष 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो 2020-21 में आखिर एनर्जी के फील्ड में हमारे डब्ल्यूसीएल ने क्या काम किया। तो डब्ल्यूसीएल ने टोटल 10,29,780 किलोवाट आवर सोलर पावर जनरेट किया। कितना, 10,29,780 किलोवाट क्या जनरेट किया, सोलर पावर जनरेट किया, है ना। तो सोलर पावर कितना जनरेट किया, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यार ये सोलर पावर सिस्टम कहां कहां पर है, कितनी जगहों पे है, कहां कहां पर तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह हो जाती हैं, तो कितनी जगहों पे है, तो टोटल 19 सोलर पावर सिस्टम्स हैं इसके, है ना। इसके पास कितने पावर सिस्टम्स है, टोटल 19 सोलर पावर सिस्टम्स हैं। ठीक है, वो भी कहां कहां, डब्ल्यूसीएल के अलग अलग एरियाज में ये फैले हुए हैं 19 सोलर पावर सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद आखिर डब्ल्यूसीएल ने वर्ष 2020-21 में कितने सोलर पैनल्स लगाए, तो 500 किलोवाट के सोलर पैनल्स टोटल इसने फाइनेंशियल ईयर में लगाए हैं। अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसने कितने सोलर पावर पैनल्स लगाए हैं, पावर पैनल, सोलर पावर पैनल, जो सौर्य किरण वाली जो एनर्जी पैनल्स आते हैं, पैनल्स कितने लगाए हैं, कितने वाट के, तो इसने 500 किलोवाट के केवी के 500 केडब्ल्यू के क्या रखे हैं, पावर पैनल्स लगाए हैं, सोलर पावर पैनल्स लगाए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर
पर याद रख सकते हैं। एनर्जी के फील्ड में इतना बढ़िया काम कर रहा है हमारा WCL, भला बताइए, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पूरी बिजली जला रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं पैनल क्या होता है। पैनल यार, कभी सोलर पावर पैनल्स एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि सोलर पावर पैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक प्लेट होती है जो कि छत पे रख देते हैं अपन, तो उससे वो क्या करता है, जो सूरज से किरणें आती हैं उनकी मदद से वो एनर्जी जनरेट करता है। नीचे बैटरी से वही पैनल कनेक्टेड रहता है, तो बैटरी उससे चार्ज हो जाती है। ठीक है, थोड़ा देश और दुनिया घूमा कर भाई पिंटू। चलो, मैन राइडिंग सिस्टम। मैन राइडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैन राइडिंग सिस्टम, अब बेसिकली यार रास्ता अगर बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, अभी जो रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा फैटिग है, तो उस रास्ते को इम्प्रूव करने के लिए अंडरग्राउंड माइंस में क्या किया गया है, WCL द्वारा 15 मैन राइडिंग सिस्टम जो है तो इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से 14 अंडरग्राउंड माइंस में इंस्टॉल हो चुका है। जो कि कितने अंडरग्राउंड माइंस में इंस्टॉल हुए हैं, 14 अंडरग्राउंड माइंस में इंस्टॉल हुए हैं। कितने, 15 मैन राइडिंग सिस्टम 14 अंडरग्राउंड माइंस में। ध्यान दीजिएगा, कितने मैन राइडिंग सिस्टम, 15 मैन राइडिंग सिस्टम। कितनी अंडरग्राउंड माइंस में, 14 अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, किसी एक माइंस में 2 ठो होंगे शायद तक। ठीक है, 3 मैन राइडिंग सिस्टम जो है वो रास्ते में है, मतलब उनका इंस्टॉलेशन ऑन प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में है ना। इनमें से जो 3 मैन राइडिंग सिस्टम है ये प्रोग्रेस में। कौन कौन सी, तवा 2 में अंडरग्राउंड माइन में, ठीक है, मुरपार अंडरग्राउंड माइन और सिलवारा अंडरग्राउंड माइन, इन जगहों पे प्रोग्रेस में है अभी, है ना। इनमें इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली। अगर हम, ठीक है, ये तो मैन राइडिंग सिस्टम की बात की। ठीक है, अब मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है WCL। बेसिकली क्या कर रहा है कि भाई हमारे वर्कर्स का ध्यान रख रहा है कि ज़्यादा पहिया ना चलना पड़े, है ना, छैया करके धीरे धीरे ढूलते ढालते डोलते हुए पहुंच जाएं। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगर बात करें न्यू इनिशिएटिव्स की, कि नए इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो नए इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं बेसिकली, एक तो सैंड फ्रॉम, नया इनिशिएटिव में आता है सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो ओवरबर्डन है उसमें से सैंड निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसने एक नया प्लांट सेटअप किया है, WCL द्वारा सेटअप किया गया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2000 क्यूबिक मीटर पर डे। इतना मिट्टी, इतना ओवरबर्डन से वो सैंड, इतने ओवरबर्डन से वो क्या कर सकता है, सैंड निकाल सकता है। अब यह प्लांट कहां पे है, ठीक है, अब ये प्लांट कहां पे है, ये प्लांट कहां पे है, गोंडेगांव माइंस, नागपुर एरिया में जो गोंडेगांव माइंस है, वहां पर यह प्लांट सेटअप किया गया है, जिससे कि क्या किया जाता है, जो आपका ओवरबर्डन है उस ओवरबर्डन में से जो रेत है, सैंड है, उसको निकाला जाता है। और इस प्लांट की कैपेसिटी बेसिकली आपसे पूछ सकता है, तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 2000 क्यूबिक मीटर पर डे की कैपेसिटी है। कहां पर सेटअप है यह प्लांट, सेटअप है गोंडेगांव माइंस में, नागपुर एरिया में, जो कि पड़ता है। ठीक है, 2 और सैंड फ्रॉम ओवी प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, 2 और प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं, है ना, जो कि कहां पर होंगे, एक तो चंद्रपुर एरिया में और दूसरा बल्लारपुर एरिया में सेटअप होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये सारी चीजें, कि एक सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन प्रोजेक्ट जो है प्लांट है, कहां सेटअप हो चुका है, नागपुर एरिया में, गोंडेगांव माइंस में, और 2 सैंड फ्रॉम ओवी प्लांट और सेटअप होने जा रहे हैं, जो कि कहां पे है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनका, कहां पर, चंद्रपुर और बल्लारपुर एरिया में, 2 जगहों पे उनका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हो रहा है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा आप। ठीक है, तो एक तो ये नया इनिशिएटिव, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छी चीज की है इसने। दूसरी बात अगर करें, मोनेटाइजेशन का फुल फॉर्म, मोनेटाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड डंप एंड रेसिडुअल एसेट्स। ठीक है, मुद्रा लॉन्च कब हुआ था, मुद्रा लॉन्च हुआ था 15 मार्च 2021 में। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका मुद्रा का काम क्या है, जैसे सैंड फ्रॉम ओवी का काम क्या था, भैया मिट्टी लाओ, ओवरबर्डन लाओ और उससे रेत ले जाओ। ठीक है, बहुत ही शानदार ऑफर है। ठीक है, उसके साथ अगला ये जो मुद्रा है, मुद्रा में क्या बोल रहा है, कि जो अनयूज्ड लैंड है, बेसिकली ऐसी जगह है, ऐसा लैंड जो कि अनयूज्ड है, मतलब कोई यूज कहीं नहीं है, ना खेती हो सकती है, ना कुछ हो सकता है।
ठीक है। तो उन अनयूज्ड लैंड पे क्या करेगा WCL, वो सोलर प्लांट सेटअप करेगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, ठीक है। तो ये काम वहां पर क्या कर रहा है, WCL करने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा जो है तो कब लॉन्च हुआ, तो ये 15 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसमें कि ऐसा, या फिर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कि WCL जो है तो अनयूज्ड लैंड या फिर जो वेस्ट लैंड होता है उस लैंड को पता करके वहां पर उसको यूज करने के लिए कोशिश करता है ना। तो बेसिकली वो कौन सा इनिशिएटिव है, मुद्रा, ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड डंप एंड रेसिडुअल एसेट्स, ठीक है। सॉरी। दूसरा, एक तो सोलर प्लांट वहां पे सेट करेगा, है ना भाई, अनयूज्ड जगह है, ऐसा लैंड है जो कि यूज ही नहीं होना है, ठीक है। तो उस लैंड पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, उस लैंड पे। तो जैसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, अनयूज्ड लैंड पे सोलर प्लांट से सेटअप कर दिया ताकि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके, ठीक है। और उसके बाद ये इससे क्या होगा, कार्बन का जो मात्रा हमारे देश में बढ़ रही है, हमारे अर्थ पे बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको रोकने में बहुत ही इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो आजकल सोलर पैनल्स आप देखते होंगे, इसीलिए सोलर पैनल्स कहां सेटअप होगा, अपना कोल इंडिया का जाके देखो हेडक्वार्टर, एकदम गजब का पूरा सोलर पैनल से ढका हुआ है, बेहतरीन, वहां पे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना, ये शानदार चीज है वहां की, ठीक है। और क्या किया जाता है सोलर प्लांट सेटअप करने के अलावा, अनयूज्ड लैंड पे, वेस्ट लैंड पे, वहां पर सेंट्रल नर्सरीज खोल दी जाती है ना, नर्सरी खोल दिए, चलो ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पे उगाएंगे, उनको बेचेंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है हमारे इंडिया को, है ना। दूसरा, इकोनॉमी भी जनरेट होती है ना, पैसे की भी आमदनी होती है, कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और क्या सेटअप कर रहे हैं, इको पार्क्स वगैरह सेटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। इनकी फोटोज भी मैं डाल दूंगा अभी, है ना, PDF तो अभी जस्ट एकदम जल्दी में बना लिया था, बाकी अभी इस PDF को अच्छे से अपडेट करके सुंदर बना के, ताकि पढ़ने का भी मन करे और बार बार देखने का भी मन करे, है ना। तो इसलिए इसमें क्या किया जा रहा है, इको पार्क्स मतलब इको फ्रेंडली, है ना, मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना, जो आसपास के एरिया से रिलेटेड हो, आसपास के एरिया से फ्रेंडली हो, ऐसे पार्क सेटअप किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग बाग घूमने भी जाएंगे उन पार्क्स में, और प्लांट वगैरह भी होंगे, तो उससे हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। अब इनसे फायदा क्या होगा, तो एक तो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी रक्षा कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी चीज के हमारा जो कार्बन सिंक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कार्बन सिंक पोटेंशियल मतलब, एक तो कार्बन सिंक मतलब इसको वेस्ट करना है ना, इसको हम हटाना चाहते हैं, ड्रेन करना है, खत्म करना है कार्बन को, ठीक है। और पोटेंशियल मतलब क्षमता, तो कार्बन को खत्म करने की जो क्षमता है वो, उसमें क्या देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगा इन इनिशिएटिव्स से, ठीक है। दूसरा, हमारा जो वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसमें भी एक अच्छा चीज देखने को मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम अचीव करने के करीब पहुंच सकते हैं इस चीजों से, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। मतलब कि अगर आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो, तो वो आपकी फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए ना यार, कि मतलब कि क्या हो जाए, आपका नेचर को भी, आपका जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान न पहुंचे, उसमें भी वृद्धि हो, अच्छा हो, हेल्दी हो एनवायरमेंट, और साथ साथ में आप डेवलपमेंट भी करें, ठीक है। फैक्ट्री सेटअप करने से क्या होता है, डेवलपमेंट करते हैं हम। अगर फैक्ट्री कहीं पे लग रही है तो इसका मतलब क्या है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, कुछ नई चीज बन रही है हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है। सॉरी। तो अगर हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन उन फैक्ट्रीज के कारण अगर हमारा नेचर
अगर हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो क्या फायदा ऐसे डेवलपमेंट का, है ना? ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जिससे कि हम आगे चल के सांस भी ना ले पाए, है ना? वो कौन सा डायलॉग है, मुकेश बन जाओगे। देखते हो ना, हर तरफ धुआं धुआं, फिर मुकेश जैसा खांसते हैं सब लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो उससे बचने के लिए, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है तो आपका बेसिकली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या हो गया फिर, कि हम विकास तो करेंगे लेकिन अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है? बल्कि पर्यावरण में हम क्या करेंगे, जो भी आज तक हमने नुकसान पहुंचाया उसको सुधार भी, उसमें सुधार भी करेंगे। तो विकास के साथ सुधार भी करेंगे पर्यावरण में। तो क्या हो गया, हमारे मोदी जी का नारा हो गया ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है? पर्यावरण प्लस आपका एनवायरमेंट और प्लस फैक्ट्रीज का सेटअप डेवलपमेंट, क्या हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा चलिए, यहां से क्वेश्चन मेरी तरफ से फुदकता हुआ आ रहा है, मैं दिया भी नहीं हूं इसमें, भूल गया, याद आ गया अभी। ये बताइए कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है तो दिए गए हैं वर्ल्ड में, है ना? कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, और यह गोल्स कौन कौन से हैं और किसके द्वारा दिया गया है और कब दिया गया है, ठीक है? समझ गए? क्वेश्चन लिख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, किसने दिया, कब दिया और कितने दिया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक? उसके बाद आगे देखते हैं, मिशन सेहत, ये भी एक नया इनिशिएटिव है जो कि WCL द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है? ये सेहत, इसको कब लॉन्च किया गया था, 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है? मिशन सेहत को, जिससे कि क्या हो, लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, ठीक है? जो हमारे कोल वॉरियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं हमारे कोल के, उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, है ना? तो मिशन सेहत कब लॉन्च हुआ, 26 जनवरी 2021 को। और ये किस लिए था, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो, है ना? उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। वेरी गुड दुर्गेश, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी गुड। चलिए, उनकी मैं फोटो भी आपको इसमें अपलोड कर दूंगा अब, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी थोड़ा सा डाल दूंगा पोर्शन, तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा, है ना? थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में भी हम लोग घुस जाएंगे इससे, ठीक है? उसके बाद हाँ, तो मिशन सेहत की बात करें तो मिशन सेहत क्या है, कब लॉन्च हुआ, 26 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ, ठीक है? इसका मेन काम क्या था, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं, कोल वॉरियर्स, और जो उनकी परिवार वाले हैं, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, वो एक अच्छी जिंदगी जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सैनिटेशन, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, एम्बुलेंस अपग्रेडेशन, बेंचमार्किंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है? तो ये सेहत का फुल फॉर्म है। एस फॉर सैनिटेशन, ई फॉर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, एच फॉर हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, ए फॉर एम्बुलेंस अपग्रेडेशन, एंड उसके बाद अगला जो है टी, तो बेंचमार्किंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म होगा, इतना बड़ा, ठीक है? तो यह आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो हमारे टोटल कितने मिशंस, कितने इनिशिएटिव्स हुए, एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं तुड़ुक तुड़ुक करके, ठीक है? दोबारा से देख लेते हैं इनिशिएटिव्स में, नए इनिशिएटिव्स में क्या क्या देखने को मिला हमको। नए इनिशिएटिव्स में एक तो सैंड फ्रॉम ओबी प्रोजेक्ट, ठीक है? उसके बाद मुद्रा, जो कि 15 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ। उसके बाद मिशन सेहत, ठीक है? तो 3 इनिशिएटिव्स थे, है ना? तो इन तीनों इनिशिएटिव्स को हमें ध्यान में रखना है।
अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से पूरा का पूरा क्या करवा दूंगा, रिवाइज अभी इसी लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इसको खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम रिवीजन कर लेंगे फटाक से एक बार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स की, ठीक है। तो अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो बेसिकली अब भैया अवार्ड्स मिल रहे हैं तो वो प्रशंसा तो हो ही गई, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या अवार्ड्स हमारे WCL को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर में। तो WCL को एक तो अवार्ड मिला था कोल मिनिस्टर्स अवार्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। एक ये अवार्ड मिला है 21 जनवरी 2021 में, ठीक है। 21 जनवरी 2021 में कौन सा अवार्ड मिला, कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2020 ऑन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी के लिए किस काम के लिए मिला, सस्टेनेबिलिटी के लिए मिला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिला, ठीक है। यह अवार्ड कौन सा अवार्ड, कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2020, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसको मिला, WCL को मिला। कब मिला, 21 जनवरी 2021 को मिला, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अवार्ड कौन सा था, कॉर्पोरेट सेफ्टी का अवार्ड, ठीक है। तो अवार्ड के नाम याद रखने हैं, ठीक है, अवार्ड के नाम याद रखने हैं आपको। तो कॉर्पोरेट सेफ्टी का जो अवार्ड था उसमें WCL को कौन सा प्राइज मिला, सेकंड प्राइज मिला। कब मिला था यह, 1 नवंबर 2020 में मिला था, जो कि कोल इंडिया के फाउंडेशन डे था, ठीक है। कोल इंडिया अपना फाउंडेशन डे उस दिन सेलिब्रेट कर रहा था और उस दिन सबको दिल खोल के अवार्ड बांट रहा था। वाह वाह वाह, ऐसा है हमारा कोल इंडिया, ठीक है ना। जल्दी से नौकरी करो वहां पे, ठीक। और ये कौन सा फाउंडेशन डे था 1 नवंबर 2020 को, ये था 46वां फाउंडेशन डे, ठीक है, कोल इंडिया द्वारा जो सेलिब्रेट किया गया था। और इस साल कौन सा सेलिब्रेट हुआ होगा, 47वां, ठीक है, 2021 में। तीसरा अवार्ड कौन सा मिला है इसको, कॉर्पोरेट अवार्ड ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इसको तीसरा अवार्ड मिला। कौन सा प्राइज मिला है यहाँ पे, सेकंड प्राइज मिला। वो भी किस दिन मिला है, ये भी उसी दिन मिला, 1 नवंबर 2020 को भी ये भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स आप याद रख सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड। ये इसमें भी सेकंड प्राइज मिला WCL को, ये भी 1 नवंबर 2020 में मिला है। तीसरा अवार्ड है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड, इसमें भी सेकंड प्राइज लगा WCL का, जो कि किस दिन मिला, 1 नवंबर 2020 को मिला। और आखिरी अवार्ड कौन सा है, 7th एनुअल CSR इंडिया 2020 अवार्ड, ठीक है। तो 7th एनुअल CSR इंडिया 2020 अवार्ड ये किसको मिला, WCL को 1 नवंबर 2020 में मिला, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया ये अवार्ड, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि 7th एनुअल CSR इंडिया 2020 अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा। यह जो फंक्शन था, ये जो अवार्ड था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मेन मोटो क्या था, क्या चीज को ये प्रमोट कर रहा था, किस चीज को यह आगे दिखाने की कोशिश, दर्शाने की कोशिश कर रहा था, तो वो था हेल्थ और हेल्थ केयर, ठीक है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ और उनके हेल्थ की केयर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो अवार्ड था वो हमारे किसको मिला, हमारे WCL को मिला, ठीक है। और किस दिन मिला, 1 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा दिया गया, ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर WCL के एनुअल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो WCL ने पिछले साल 46वां एनुअल रिपोर्ट दिया, ठीक है। 2020-21 वाला जो एनुअल रिपोर्ट था वो कौन से नंबर का एनुअल रिपोर्ट था, 46वां एनुअल रिपोर्ट था। तो यहां से एक क्वेश्चन खुदकते हुए आपके पास फिर से आ सकता है, इस साल का होगा 47वां, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद अगर आगे बात करें तो हमारे जो महाराष्ट्र वाले एरियाज हैं, ठीक है, 7 एरियाज हैं। तो इन 7 एरियाज में आखिर टोटल कितने अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं, तो टोटल 15 अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं, ठीक है। और 37 ओपन कास्ट माइंस हैं, ठीक है। 15 अंडरग्राउंड कोल माइंस एंड 37 ओपन कास्ट कोल माइंस। यह कब तक की डेट का है, यह 31 मार्च 2021 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं अपन, तब इसके पास इतने कोल माइंस थे टोटल, ठीक है। वहीं पे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 22 कोल माइंस है, जिनमें से 14 अंडरग्राउंड है,
6 ओपन कास्ट हैं और 2 मिक्स्ड हैं, मतलब अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों का मिक्सचर है। उसके बाद अगर बात करें कि टोटल कितने हुए, तो टोटल इसके पास 29 अंडरग्राउंड 29 अंडरग्राउंड माइंस एंड 43 ओपन कास्ट माइंस एंड 2 मिक्स्ड माइंस। ठीक है, it has in total it has 74 coal mines. Okay, so WCL is operating on 74 coal mines, that is 29 underground coal mines and 43 open cast and 2 mixed mines. ठीक है, तो यह चीजें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोल प्रोडक्शन की बात करें और उसका टारगेट की बात करें कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका कोल का कितना प्रोडक्शन हुआ और टारगेट कितना सेट किया था यार, तो इसने 60 मिलियन टन का कोल का प्रोडक्शन सेट किया था, लेकिन कोविड-19 के कारण चलते उसके कारण इसने इसका जो प्रोडक्शन है वो कितना रह गया, 50.27 मिलियन टन का प्रोडक्शन ही कर पाया। 60 मिलियन टन का जो टारगेट था उसे बेचारे ने अचीव नहीं किया, यह बड़ी ही दुखद बात है। ठीक है, तो आखिर इसका जो 100% था, 60 मिलियन टन का जो टारगेट था 100% था वो, लेकिन इसने कितने परसेंट अचीव किया, मात्र 83.78% ही अचीव कर पाया, है ना, ज्यादा अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, 83.878% ही जो टारगेट है उसका इतने परसेंट ही अचीव कर पाया। अगर 60 मिलियन टन यहां पे प्रोडक्शन हो जाता तो ये 100% अचीवमेंट दिखा देता है ना, जो टारगेट है अगर 60 मिलियन टन प्रोडक्शन कर देता तो 100% हो जाता, लेकिन 60 मिलियन टन नहीं कर पाया, सिर्फ कितना प्रोडक्शन दिया, 50.27 मिलियन टन का प्रोडक्शन दे पाया, इसीलिए इसका अचीवमेंट कितना है, 83.78%। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, ना लिखने की जरूरत है, बस पूरा मन लगा के कंसंट्रेट करके आप ध्यान देके सुनिए, सिर्फ सुनिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद या फिर ग्रुप में प्रोडक्शन इन द ईयर, अब 2019-20 में क्या प्रोडक्शन था, तो 2019-20 में इसका भाई इस साल तो इसका प्रोडक्शन 2020-21 में कितना प्रोडक्शन था, 50.27 मिलियन टन का। वहीं पे अगर 2019-20 के प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितना था, 57.64 मिलियन टन का प्रोडक्शन उसने किया था। ठीक है, इतने टन का प्रोडक्शन बेसिकली हुआ था। ठीक, तो बेसिकली पिछले साल जो था 2019-20 में इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा था, किसके मुकाबले, इस साल के मुकाबले, है ना, 2020 के मुकाबले इसका प्रोडक्शन बहुत सही था। आखिर ग्रोथ कितने को देखने को मिला, तो इसका ग्रोथ नहीं हुआ है, ग्रोथ जो जा रहा है वो सीधे माइनस में जा रहा है, -12.29% का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब कि ग्रोथ नहीं हुआ है, माइनस में चला गया इसका ग्रोथ। ठीक है, चलिए इस साल का जो टारगेट है हम अलग अलग चीजों के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजों का जो टारगेट है वो क्या क्या है, तो बेसिकली ओपन कास्ट का जो टारगेट है वो कितना है, 56 मिलियन टन का टारगेट था, जिसमें से इसने ओपन कास्ट में कितना अचीव किया है, मात्र 46.87 मिलियन टन अचीव किया है। ठीक है, 56 मिलियन टन का ओपन कास्ट का टारगेट था इस साल का, उसमें से 46.87 मिलियन टन ही इसने अचीव कर पाया है। वहीं पे अंडरग्राउंड का टारगेट जो है वो कितना था, 4 मिलियन टन का था, जिसमें से इसने 3.40 मिलियन टन ही प्रोडक्शन दे पाया है। ठीक है, तो ओपन कास्ट में 56 मिलियन टन का टारगेट, प्रोडक्शन कितना दे पाया, 46.87 मिलियन टन, यहाँ पे भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया ये। वहीं पे अंडरग्राउंड की बात करें तो 4 मिलियन टन का टारगेट था, तो 3.40 मिलियन टन ही दे पाया, यहाँ पर भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, अगर हम ओवरबर्डन रिमूवल की बात करें तो ओवी रिमूवल का जो इसका टारगेट था वो कितना था, 260 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ओवी रिमूवल का जो टारगेट था कितना था, 260 मिलियन क्यूबिक मीटर का, तो यहां पर भी इसने टारगेट को अचीव तो नहीं कर पाया, लेकिन अब तक का सबसे हाईएस्ट ओवी रिमूवल जो है WCL का वो यही था, इसी साल का था। वो कितना था, 254.19 मिलियन क्यूबिक मीटर। इतना बेसिकली इसने ओवरबर्डन रिमूव किया, इतने क्यूबिक मीटर इसने ओवरबर्डन रिमूव किया। कितने क्यूबिक मीटर, 254.19 254.19 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन इसने रिमूव किया, और यह इसका अब तक का सबसे हाईएस्ट ओवरबर्डन रिमूवल था। ठीक है, तो यह चीज आप याद रखिएगा।
उसके बाद 2019-20 में इसने कितना ओवरबर्डन रिमूव किया था, तो 210.65 मिलियन क्यूबिक मीटर इसने ओवरबर्डन रिमूव किया था। ठीक है, तो 2019-20 में कितना ओवरबर्डन रिमूव किया, 210.65 मिलियन क्यूबिक मीटर, 210.65 मिलियन क्यूबिक मीटर इसने ओवरबर्डन रिमूव किया था 2019-20 में, और इस साल 254.19 मिलियन क्यूबिक मीटर रिमूव किया है। ठीक है, किस महीने में इसने सबसे ज्यादा ओवरबर्डन रिमूव किया, तो इसने जनवरी 2021 में सबसे ज्यादा ओवरबर्डन रिमूव किया। कितने मिलियन क्यूबिक मीटर, 32.62 32.62 मिलियन क्यूबिक मीटर इसने ओवरबर्डन रिमूव किया। और अब तक का सबसे ज्यादा किस क्वार्टर में सबसे ज्यादा ओवरबर्डन रिमूव किया, है ना, तो अब तक का सबसे ज्यादा एक महीने में जो ओवरबर्डन रिमूव किया वो कौन सा, जनवरी 2021 है, वो वही मंथ है। ठीक है, और किस क्वार्टर में सबसे ज्यादा, अब तक का सबसे ज्यादा ओवरबर्डन रिमूव किया जिस क्वार्टर में, वो कौन सा क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर, बेसिकली जनवरी फरवरी मार्च वाला, जिसमें कि इसने 89.18 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या किया है, ओवरबर्डन रिमूव किया। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। अगर हम कंपोजिट वॉल्यूम की बात करें, कंपोजिट वॉल्यूम, एक तो ओवरबर्डन भी वॉल्यूम में होता है, आयतन में मेजर होता है, वैसे ही कंपोजिट वॉल्यूम भी। कंपोजिट वॉल्यूम क्या है, बेसिकली कोयले और ओवरबर्डन का जो मिक्सचर होता है उसकी बात कर रहा है। तो कोयले और ओवरबर्डन का जो मिक्सचर होता है वो कितना रिमूव किया है, वो कितना हटाया है इसने, तो कितना हटाया, 286.62 मिलियन क्यूबिक मीटर, है ना, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छा रहा। पिछले साल ये कितना था, 247.84 247.84 मिलियन क्यूबिक मीटर पिछले साल 2019-20 में रिमूव किया था, और इस साल 286.286.62 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर कोल ऑफटेक की बात करें कि कितना कोयला इसने बेचा है, तो इसका जो टारगेट था वो 60 मिलियन टन कोयला बेचने का था, लेकिन कितना बेच पाया, 49.69 मिलियन टन कोयला ही सिर्फ बेच पाया, उससे ज्यादा नहीं बेच पाए। ठीक है, अगर वहीं पे 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में अच्छा खासा कोयला बेच लिए थे, 52.58 मिलियन टन कोयला बेच लिया था। ठीक है, लेकिन इस साल कम रह गया थोड़ा कोविड-19 के कारण। एक दिन में सबसे ज्यादा कोयला जो अब तक का बेचा गया है, अब तक का सबसे हाईएस्ट एक दिन में जो कोयला इसने बेचा है वो कब था, 26 मार्च 2021, है ना, उस दिन एक दिन में इसने सबसे ज्यादा कोयला बेचा था, कितना, 2.53 मिलियन टन। एक दिन में एक मंथ में सबसे ज्यादा जो कोयला बेचा गया है वो कौन सा था, 5 मार्च 2021, 5.85 मिलियन टन कोयला बेचा एक महीने में। ठीक है, वहीं पे मार्च का महीना ही है भाई, आधा तो इसने पहले बेच लिया, है ना, उसके बाद एक ही दिन में बेच लिया, बाकी का आधा पूरे महीने बेचते रहा, है ना। उसके बाद हाईएस्ट एवर ऑफ टेक इन अ क्वार्टर, एक मतलब एक क्वार्टर में, बेसिकली एक 3 महीने के पीरियड जो होता है क्वार्टर होता है, तो किस क्वार्टर में सबसे ज्यादा अब तक का बेचा है, तो वो था फोर्थ क्वार्टर, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर, जिसमें कि बेचा इसने 16.52 मिलियन टन कोयला टोटल डिस्पैच किया, बेच दिया। डिस्पैचेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिस्पैच किसके किसके थ्रू करता है ये, तो ये बेसिकली डिस्पैच किसके किसके थ्रू करता है, एक तो रेल के थ्रू करता है, रोड के थ्रू करता है, मेरी गो राउंड के थ्रू करता है, और अदर मोड्स भी हैं इसके जिनसे ये डिस्पैच करता है। कितना डिस्पैच किया, 49.69, है ना, यही था ना, अभी यही देखें 49.69, इतना ही था ना, ये देखिए ये कोल ऑफ टेक 49.69, बस वही था, बेचना। ठीक है, तो डिस्पैच हुआ तभी तो बिका। ठीक है, तो इतना कोयला इसने टोटल बेचा है, और वही वर्ष 2019-20 में कितना था, 52.58 था। ठीक है, जो टारगेट था बेचने का 2020-21 में वो 60 का था, लेकिन कितना कर पाया, सिर्फ 49.69 करवाया, और 19-20 में कितना है, 56 मिलियन टन का टारगेट था, तो इतना ही बेच पाया, 52.58 ही बेच पाया। ठीक है, तो ये चीजें याद रख सकते हैं। अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड का भी याद रखना हो तो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रेल, रोड, मैरीगो राउंड या फिर अदर मोड्स, इनके थ्रू। हालांकि पूछेगा नहीं, जो आपका मेन है ये इतना ही है ना, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कैसा प्रोडक्टिविटी रहा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी थी हमारे को WCL की, वो 3.15 टन पर मैन पर शिफ्ट, बेसिकली OMS,
पर मैन पर शिफ्ट, ठीक है। तो ओएमएस बेसिकली कितना था, 3.15 टन का ओएमएस था इसका, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 में जो कि ओएमएस कितना था, ठीक है, ओएमएस कितना था, बेसिकली ओएमएस था 3.36 टन पर मैन पर शिफ्ट पिछले साल, ठीक है। 2019-20 में ओएमएस कितना था, 3.36 का था। सिर्फ इतना याद रखिए कि 2019-20 में ओएमएस कितना था, 3.36 था, और वही 2020-21 में ओएमएस कितना था 3.15 टन का ओएमएस था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम अंडरग्राउंड प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये तो ओवरऑल हो गया, मतलब टोटल प्रोडक्शन का। अब पर्टिकुलरली अगर अंडरग्राउंड का देखें, है ना, इसमें ओपन कास्ट प्लस अंडरग्राउंड मिक्स्ड है ना, इसमें अंडरग्राउंड प्लस ओपन कास्ट है, ठीक। लेकिन इस वाले में सिर्फ अंडरग्राउंड की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, जो कि कितना था, 0.93 टन था, ठीक है। वहीं पे ओपन कास्ट का कितना था, ओपन कास्ट की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कितना था, 3.81 टन पर मैन पर शिफ्ट था 2020-21 में। अंडरग्राउंड कितना था, 0.93 टन ओएमएस था, और ओपन कास्ट कितना था, 3.81 टन पर मैन पर शिफ्ट, ठीक है। 2020-21 में ये ओएमएस था अंडरग्राउंड का और ओपन कास्ट का सेपरेटली, और ये इन दोनों का मिक्सचर ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन एसडीएल की प्रोडक्टिविटी। आखिर एक एसडीएल मशीन ने कितना प्रोडक्शन दिया, तो एक एसडीएल मशीन ने 46 टन पर मशीन पर डे, एक एसडीएल मशीन ने एक दिन में 46 टन का प्रोडक्शन दिया, ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम था, क्योंकि पिछले साल कितना था, पिछले साल यह था 60 टन पर मशीन पर डे, ठीक है। लेकिन इस साल घट के कितना हो गया, 46 टन, 46 टन पर मशीन पर डे हो गया, ठीक है। एसडीएल की हालत ये हो गई। वहीं पे अगर हम एलएचडी की बात करें, एलएचडी का प्रोडक्शन, तो एलएचडी का जो इस साल का रहा है 87 टन, एक मशीन एक दिन में 87 टन का प्रोडक्शन दे रही थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले ये भी बहुत कम है ना, क्योंकि पिछले साल कितना था, एक मशीन एक दिन में 108 टन का प्रोडक्शन दे रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा था, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और फुदकते हुए आ सकता है, अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, वो क्या है कि आखिर जो क्रशिंग साइज है या फिर जो कोल की साइजिंग है, वो WCL किस साइज में पावर सेक्टर को सप्लाई करता है, तो किस साइज में है, 100 mm, ठीक है। जो कोल का साइज है, कोल के टुकड़े का जो साइज है वो कितना होगा, 100 mm जो है तो साइज है, ठीक है। इस साइज के कोल को वो बेसिकली पावर सेक्टर को, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है उनको सप्लाई करता है इस साइज के कोल का, ठीक है। तो साइज पूछ सकता है कोल का, WCL के कोल का क्रशिंग, कोल का साइजिंग क्या होता है, या फिर कोल का क्रशिंग साइज क्या होता है, ये चीजें पूछ सकता है। तो आप क्या जवाब देंगे, 100 mm वहां पर क्रशिंग साइज या फिर साइजिंग ऑफ कोल होता है। अगली चीज ये पूछ सकता है कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो है तो इस साल किसके किसके द्वारा सबमिट किए गए, ठीक है। तो बेसिकली अगर डिपार्टमेंटल की बात करें, मतलब कि पर्टिकुलरली WCL के डिपार्टमेंट द्वारा बात किया जाए, तो कौन कौन से, एक तो भटाडी डीप ब्लॉक का करा गया है, भटाडी डीप ब्लॉक का किया गया है क्या, जियोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट किया गया है, और वर्धा वैली CIL, और तीसरा जो था रामपिया डिप एक्सटेंशन ऑफ IB वैली, ठीक है, CFCIL, ठीक है। ये तीन जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स किसके द्वारा सबमिट किए गए, तीन जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा, तीन जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स किसके द्वारा, फिर से बोल रहा हूं, तीन जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा सबमिट किए गए, कौन कौन से, भटाडी डीप ब्लॉक, वर्धा वैली CF, एंड तीसरा था रामपिया डिप एक्सटेंशन ऑफ IB वैली CFCIL, ठीक है। ये तीनों के नाम याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट द्वारा इन तीनों के जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स इन तीन जगहों के सबमिट किए गए। वहीं पे आउटसोर्सिंग, मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, कंपनी के बाहर अगर किसी को बोला गया कि हाँ आप एक काम करो, हम नहीं कर पा रहे हैं, एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करके दे दो, ठीक है। तो दूसरों के द्वारा जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार किया गया है वो कौन कौन सा था, उर्धान जमुनिया CIL, एंड दूसरा था थेस्गोरा डिप साइड कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इन
दो जगहों का क्या है कि किसके द्वारा, आउटसोर्सिंग द्वारा सबमिट किया गया है। ठीक है, अब WCL की आखिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, WCL की आखिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। एक सेकेंड बच्चे हैं, चलो आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आखिर WCL का आगे का क्या टारगेट है, क्या आगे क्या प्लान करके रखा हुआ है। तो WCL का जो टारगेट है कि 2022-23 में बेसिकली ये जो है तो टारगेट बना के रखा है 67 मिलियन टन का प्रोडक्शन करना चाह रहा है। 23-24 में ये 75 मिलियन टन का प्रोडक्शन करना चाह रहा है। ठीक है, और 24-25 में लगभग 75 मिलियन टन का प्रोडक्शन ये करना चाह रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से नए माइंस ये ओपन कर रहा है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट इसने ओपन किए हैं, तो इसने टोटल 3 नए प्रोजेक्ट ओपन किए हैं 6 जून 2020 में, 3 नए। ठीक है, 2021-22 का इस साल का देखेंगे ना, अलग से आने वाला है, बस कुछ दिन तो और बचे हैं। ठीक है, वो मैं अलग से आपको अपडेट कर दूंगा। चलो आगे देखते हैं क्या कि कितने नए प्रोजेक्ट्स ओपन किए इसने। टोटल 3 नए प्रोजेक्ट्स इसने स्टार्ट किए हैं। कब स्टार्ट किए हैं, 6 जून 2020 में। कौन कौन से, एक तो अडासा अंडरग्राउंड टू ओपन कास्ट, दूसरा धनकासा अंडरग्राउंड और तीसरा शारदा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। तो 3 प्रोजेक्ट इसने बेसिकली पिछले साल स्टार्ट किए थे। इन तीनों प्रोजेक्ट के नाम एकदम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 3 अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट कौन कौन से, अदासा अंडरग्राउंड टू ओपन कास्ट, धनकासा अंडरग्राउंड और तीसरा है शारदा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। तो ये 3 प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुए थे, किस डेट पे, 6 जून 2020 में ये प्रोजेक्ट तीनों स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो इनकी डेट भी, इफेक्टिव डेट भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा अब ये देख लेते हैं कि मशीन की पॉपुलेशन क्या है, मशीन की क्या पॉपुलेशन है, कितनी मशीन है अभी आखिर WCL के पास। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा, एक आध बार आया है। ठीक है, तो WCL के पास टोटल 2 ड्रैग लाइन है। 2020 में 2 ड्रैग लाइन थी और 2021 में भी 2 ही हैं। इसके पास ड्रैग लाइन की मात्रा नहीं बढ़ी। उसके बाद अगर शॉवेल की बात करें तो टोटल इसके पास कितने शॉवेल हैं, 2021 में 14 शॉवेल है, वहीं पे 2020 में कितने थे, इसके पास 19 शॉवेल थे। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर की अगर बात करें तो इसके पास इस साल 2 पिछले साल के मुकाबले 2 बढ़ गए हैं। 2020 में 115 थे तो 2021 में 117 हाइड्रोलिक एक्सकवेटर हैं। ठीक है, पिछले साल इसके पास 379 डंपर थे 2020 में, वहीं पे 2021 में इसके पास 340 डंपर्स हैं। 2020 में इसके पास 144 डोजर थे, 2021 में इसके पास 141 डोजर हैं। ठीक है, और ड्रिल मशीन की अगर बात करें तो 2020 में इसके पास 69 ड्रिल मशीन थी और 2021 में इसके पास 66 ड्रिल मशीन्स हैं। तो टोटल अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो 2020 में इसके पास कितने 728 इक्विपमेंट्स थे, वहीं पे अगर 2021 की बात करें तो इसके पास टोटल 680 इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट्स। सीरियस एक्सीडेंट्स आखिर कितने हुए, फैटल एक्सीडेंट्स आखिर कितने हुए। ठीक है, तो टोटल एक्सीडेंट्स कितने हुए, फैटल एक्सीडेंट्स कितने हुए, 2019-20 में 2 थे, वहीं 2020-21 में कितने एक्सीडेंट्स हुए, 6 फैटल एक्सीडेंट्स हुए। ठीक है, उसके बाद फैटेलिटी रेट, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, दूसरा ए वाला छोड़ दो, इससे नहीं बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फैटेलिटी रेट क्या था प्रोडक्शन के मुकाबले, मिलियन टन प्रोडक्शन पे क्या फैटेलिटी रेट था। तो 2019-20 में जो फैटेलिटी रेट था वो था 0.03 है ना, फैटेलिटी रेट, और वहीं पे 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया, 0.12 का फैटेलिटी रेट हो गया। ठीक है, वहीं पे फैटेलिटी रेट पर 3 लाख मैन शिफ्ट, ठीक है, जो मैन शिफ्ट होते हैं, मतलब जो शिफ्ट लगते हैं, है ना, उन शिफ्ट में 3 लाख मैन शिफ्ट जो होते हैं, उन 3 लाख मैन शिफ्ट में
3 लाख मैन शिफ्ट में आखिर क्या फैटेलिटी रेट था। तो मैन शिफ्ट के बेसिस पे भी, अगर मैन टन के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे पूछता है तो ये फैटेलिटी रेट होगा, और अगर मैन शिफ्ट के बेसिस पे पूछता है तो ये फैटेलिटी रेट होगा 0.04। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग याद रखिएगा कि प्रोडक्शन के बेसिस पे फैटेलिटी रेट 19-20 में कितना था, 0.03 का, और वहीं पे मैन शिफ्ट के बेसिस पे 0.04 का, और वहीं पे 2020-21 की बात करें तो प्रोडक्शन के बेस पे फैटेलिटी रेट कितना था, 0.12 था, और वहीं पे 2020-21 में पर मैन पर शिफ्ट के बेसिस पे देखा जाए, सॉरी मैन शिफ्ट के बेसिस पे देखा जाए, टोटल जो शिफ्ट होती है उसके बेसिस पे, तो 0.11 बेसिकली क्या हुआ है, फैटेलिटी रेट था। ठीक है, उसके बाद अब सीरियस एक्सीडेंट्स की बात करें तो सीरियस एक्सीडेंट्स टोटल कितने हुए, 11 हुए, और वहीं पे अगर बात करें एक्सीडेंट्स कितने हुए, 11 हुए, और जो क्या कहते हैं 2020-21 में बात करें तो वो कितने हुए, 8 हुए, जिसमें से इन एक्सीडेंट्स में आखिर कितने लोगों को सीरियस इंजरी आई, कितने लोगों को चोट पहुंची। तो इन 11 एक्सीडेंट्स में 12 लोगों को चोट पहुंची है। ठीक है, पिछले साल पहुंची थी, और 2020-21 में 8 एक्सीडेंट्स में 9 लोगों को चोट आई है, सीरियस इंजरीज देखने को मिला है। ठीक है, अब सीरियस इंजरी का रेट भी हम कैसे देखेंगे, एक तो प्रोडक्शन के बेसिस पे, दूसरा मैन शिफ्ट के बेसिस पे। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे कितना था पिछले साल, 0.21 था, और इस साल 0.18 था। ठीक है, और पिछले साल 0.22 था मैन शिफ्ट के बेसिस पे, और इस साल 0.16 था मैन शिफ्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब अगर इंजरी की फ्रीक्वेंसी की बात करें कि क्या किस रेट से किस फ्रीक्वेंसी से कितना जल्दी इंजरी हुई है, तो ये कैसे निकाला गया है, इसका एक फंडा होता है, कुछ तो होता है, ये लिखा हुआ है इसने फॉर्मूला 10F+S करके। ठीक है, F हो गया बेसिकली फैटेलिटीज, F हो गया आपका फैटेलिटीज, और जो S हो गया ये क्या हो गया आपका सीरियस इंजरीज, है ना, इसकी बात कर रहा है। तो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी थी पिछले साल की कितनी थी, इंजरी फ्रीक्वेंसी 32 थी, और इस साल कितनी है, 69 है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो WCL ने है उसने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, भाई इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो क्या करेगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा, है ना, सेफ्टी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो 2020-21 में इसने बहुत सारे सेफ्टी को इंप्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, जिसमें कि इसने सबसे अच्छी चीज क्या की, ETMS लगाया। ठीक है, तो ETMS लगाया। ETMS का फुल फॉर्म टेली एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, टेली एनवायरमेंटल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एनवायरमेंटल टेली मॉनिटरिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल टेली मॉनिटरिंग सिस्टम, ETS का फुल फॉर्म। तो बेसिकली टेली मॉनिटरिंग सिस्टम इसने लगाया है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में टेली मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। ठीक है, टोटल कितने टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम अब क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि कितने ETMS या फिर कितने टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम WCL ने लगाए हैं। तो टोटल 6 टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम WCL ने लगाए हैं। ठीक है, इंस्टॉल किए हैं अंडरग्राउंड माइंस में। वो कहां कहां है WCL के अंदर, कौन कौन से अंडरग्राउंड माइंस में, बल्लारपुर कॉलेरी 3 and 4, DRC एंड सिलेवारा, नंदगांव, शास्त्री अंडरग्राउंड एंड महाकाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 अंडरग्राउंड माइंस, इन 6 अंडरग्राउंड माइंस में इसने क्या किया है, टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप किया है। ठीक है, वहीं पे मैन राइडिंग सिस्टम की अगर बात करें तो मैन राइडिंग सिस्टम जो है, तो इसने 14 मैन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है। कहां कहां, 13 माइंस में, 13 माइंस में 14 मैन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है। कौन कौन से, तांदसी, मोहन, सावनेर 1, तवा 1, है ना, 1 2 3 4 5, तवा 2, बल्लारपुर कॉलेरी 3 and 4, 6, छतरपुर 1, 2 सिस्टम लगे हैं, छतरपुर 1 में 2 मैन राइडिंग सिस्टम लगे हैं। ठीक है, नहरिया, राजौर इंक्लाइन, सावनेर माइन नंबर 2, सावनेर माइन नंबर 3,
ठीक है, महाकाली एंड DRC। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो और 15वां कहां? ये रहा, है ना, कंफ्यूज हो गए है ना, दो तो छतरपुर वन में ही लग गए। तो यहां से क्वेश्चन आपका बेसिकली क्या बन सकता है कि छतरपुर वन में कितने लगे हैं। तो यहाँ पे आप इसको एक काम करिए, गलत दिया हुआ था उसमें भी मैं छाप दिया, ये 15 है ना, 15 ठो है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंडरग्राउंड माइंस में है। ठीक है, तो ये भी आप 14 अंडरग्राउंड माइंस में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये आपका जो सस्ती कॉलरी है, सस्ती कॉलरी, इसका जो अंडरग्राउंड MRS सिस्टम है, इसको कहाँ डाइवर्ट कर दिया गया है? मुरपार अंडरग्राउंड माइन में डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी 14 कर दीजिएगा। जो ऊपर मैंने आपको बताया था उसका आंसर आपको, कुछ लोगों को डाउट था कि तवा 2 वाला है कि नहीं है, तो बेसिकली उसका डाउट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। तो 15 मैन राइडिंग सिस्टम 14 माइंस में इंस्टॉल हो चुके हैं। और एक अलग से बता रहा है कि जो सस्ती कॉलरी है, सस्ती कॉलरी के का जो है तो वो डाइवर्ट होके कहाँ चला गया है? मुरपार अंडरग्राउंड माइन में। मतलब यहाँ पे लगना था लेकिन यहाँ की बजाय कहाँ लगा दिया? मुरपार अंडरग्राउंड माइन में लगा दिया। भला बताओ कहाँ लगाना था, कहाँ लगा दिया? चलो अब बात करते हैं स्लोप स्टेबिलिटी रडार की, SSR, स्लोप स्टेबिलिटी रडार की। तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार कहाँ लगाया जाता है? ओपन कास्ट माइंस में जो डंप वाला एरिया होता है, तो कभी कभार ये वाला एरिया फिसल के नीचे आ जाता है, धंस जाता है। तो ये जो स्लोप है ये धंसे ना, ये गिरे ना, इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए कितना ज्यादा स्टेबल है, स्थिर है, उसके लिए हम स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाते हैं। तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार कहाँ पे है? वो शास्त्री ओपन कास्ट माइंस में लगा हुआ है, जो कि बल्लारपुर एरिया में है। ठीक है, और 7 नए स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो है तो खरीद रहा है WCL। एक लगा हुआ है पहले से, ये तो अभी WCL के पास एक ही स्लोप स्टेबिलिटी रडार है, और वो भी कहां लगा हुआ है? शास्त्री ओपन कास्ट माइंस बल्लारपुर एरिया में लगा हुआ है। और 7 नए स्लोप स्टेबिलिटी रडार यह खरीदने जा रहा है, प्रोग्रेस में है। ठीक है, अब बात करते हैं बोर होल एक्सटेंसोमीटर की, कि बोर होल एक्सटेंसोमीटर कहां कहां है। तो एक तो बोर होल एक्सटेंसोमीटर कहां कहां लगा हुआ है? नीलजे ओपन कास्ट माइंस में लगा हुआ है, दूसरा मंगोली ओपन कास्ट माइंस, और तीसरा उमरेर ओपन कास्ट माइंस में लगा हुआ है। जो कि 24/7, इसका काम क्या होता है? 24/7 बेंचेस की और जो डंप है, जो बेंच है, उनकी मॉनिटरिंग करता रहता है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनमें कहीं कोई मतलब स्टेबिलिटी, इसका भी काम वही होता है बोरोल एक्सटेंसोमीटर का। ये भी स्टेबिलिटी चेक करता है, बेसिकली मॉनिटर करता रहता है बेंच को और डंप को। ठीक है, उसके बाद WCL यह कहता है कि इसके पास एक रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी है WCL के पास, जो कि RMR निकालती है, रॉक मास रेटिंग बेसिकली पता करती है जितने भी अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका। ठीक है, इससे क्या होता है? WCL बहुत सारा पैसा बचाने की कोशिश करता है। इसने खुद की लेबोरेटरी सेटअप कर ली, तो इससे क्या हो रहा है? इसका बहुत सारा पैसा बच रहा है। ठीक है, और टाइम टू टाइम ये क्या करता रहता है? स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान भी सबमिट करवाता है सबसे, है ना, और बनाता भी है। और RMR उसके बेसिस पे, स्ट्राटा कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान के बेसिस पे RMR सभी अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स का डिसाइड करके देता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम मतलब कि अगर कभी क्या हो गया, आग लग गई या फिर किसी भी प्रकार की माइंस में कोई भी दिक्कत आ गई, तो वर्कर जो है इमरजेंसी के केस में कैसा रेस्पॉन्स होगा, क्या करेंगे, रेस्पॉन्स क्या होगा इनका, मतलब करेंगे क्या उस समय। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम बेसिकली डेवलप किया गया है हमारे WCL द्वारा, जिसमें कि ये क्या करता है? रिहर्सल करवाता है, मतलब कि प्रैक्टिस करवाता है। अंडरग्राउंड माइंस में पीरियोडिकली क्या करता है? मॉक रिहर्सल्स करवाता है, मतलब कि टेस्ट करवाता रहता है, सबकी प्रैक्टिस करवाता है कि इमरजेंसी के केस में आपको इस तरीके से करना है। रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है,
अब ये जो चीज है ये अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस दोनों जगह कंडक्ट कराता है, ठीक है। और ये जो मॉक रिहर्सल्स है इनका जो है तो इसने क्या करा है, वीडियोग्राफी भी किया है, मतलब वीडियो भी बनाया है, ठीक है, जो कि कहां कहां का है, चंद्रपुर, वानी, उमरेर, बल्लारपुर और पाथाखेड़ा एरिया, इन एरियाज में इसने जो परफॉर्म किया है उनका वीडियोग्राफी भी इसने बकायदा किया है, ठीक है। और अगले रिहर्सल की तैयारी भी ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन सेफ्टी पोर्टल भी इसने नया बनाया है, ठीक है, जो कि CIL द्वारा बनाया गया था। उसका नाम क्या है ऑनलाइन सेफ्टी पोर्टल का जो कि CIL द्वारा बनाया गया है, सेंट्रलाइज सेफ्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली इसको भी बेसिकली स्टार्ट कर दिया है WCL ने। और WCL बेसिकली इस पे क्या करता है, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डाटा होता है, जो भी रिपोर्ट होता है, वो सब कुछ CSIS में सबमिट करता रहता है समय समय पर, ठीक है। तो CSIS किसने स्टार्ट किया, CIL ने स्टार्ट किया। और इस पे जो कोल इंडिया की जो सब्सिडरीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डाटा होता है, जो भी रिपोर्ट होती है सेफ्टी से रिलेटेड, वो सबमिट करते हैं। तो WCL भी ये काम करना स्टार्ट कर दिया, WCL ने भी, ठीक है। तो ऑनलाइन सेफ्टी पोर्टल क्या है कोल इंडिया का, CSIS सेंट्रलाइज सेफ्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां से भी एक क्वेश्चन फुदकते हुए आपके पास आ सकता है, तो बच के रहिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी मैन पावर की, तो स्टैट्यूटरी मैन पावर की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी मैन पावर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, किसके पास, WCL के पास। इसीलिए WCL ने क्या डिसाइड किया है कि 238 माइनिंग सरदार्स का डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होगा, ठीक है, जो कि प्रोसेस में है। और जो भी एलिजिबल माइनिंग सरदार्स हैं उनको ओवरमैन बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो शॉर्टेज है उसका क्या किया जा सके, उससे निकला जा सके, जो कमी हो रही है मैन पावर की उसकी कमी से आगे बढ़ा जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो कि एक क्वेश्चन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन टोटल WCL ने कितने परफॉर्म किए। तो WCL ने जो रेस्क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म किए उनमें टोटल 3 थे। कौन कौन से, एक तो बेलगांव माइन का, या फिर सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी बोल दो उसको, है ना, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी की जो बेलगांव माइन है वहां पे इसने एक रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया। दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन कान्हान एरिया में तांदसी माइन में किया था। और तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन चंद्रपुर एरिया में DRC माइन में किया था, ठीक है। तो 3 रेस्क्यू ऑपरेशन कौन कौन सा, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी की जो माइन्स थी बेलगांव माइन वहां पे किया रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरा तांदसी माइन कान्हान एरिया में, और तीसरा चंद्रपुर एरिया में DRC माइन में इसने क्या किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। बेलगांव माइन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वो किसके लिए था, बेसिकली स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर फाइटिंग वाला था, ठीक है। इससे डायरेक्ट अटैक हुआ था तो उससे बचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था। और तांदसी माइन में केबल फायर, मतलब केबल्स में आग लग गई थी, इनटेक एयरवे की जो केबल है उनमें आग लग गई थी, उनसे बचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था। और DRC माइन जो कि चंद्रपुर एरिया में है उसमें कहां किसके कारण से, किस लिए किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन, बेसिकली आग लग गई थी कहां पर, पैनल 3324 LN91 डिप 24 लेवल नॉर्थ 91 डिप और 91 डिप 93 डिप के बीच में, ठीक है। इन जगहों पे क्या हुआ था, आग लग गई थी, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। बेसिकली आपको याद रखने वाली चीज इतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये थोड़ा बहुत आप आइडिया लेके रखिएगा, ताकि इतना डिटेल में तो इसका तो नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में इन दोनों का पूछ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का जरूर याद रखिएगा आप, ठीक। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन हाउस कैलिब्रेशन ऑफ गैस डिटेक्टर्स एंड रिजल्टिंग कॉस्ट सेविंग्स, हमने पढ़ा है रेगुलेशन में, ठीक है, हमने रेगुलेशन में पढ़ा है कि भैया जो हमारे गैस डिटेक्टर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, लगातार कैलिब्रेशन होते रहना चाहिए। तो कैलिब्रेशन के लिए जो हमारे इसने WCL है, इसने, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं बस शॉर्ट में समझा देता हूं।
बस इंग्लिश लिखिए, डिटेल में क्या पढ़ना। तो WCL ने खुद से गैस डिटेक्टर्स का कैलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, पैसा बचाने के लिए। अभी तक दूसरों से करवाता था तो पैसा देना पड़ता था, खुद से करने लगा तो पैसा बचने लगा, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे रिलायबिलिटी बढ़ गई, है ना, मतलब कि आसानी से करवा पा रहा है अब कैलिब्रेशन गैस डिटेक्टर्स का, और अवेलेबिलिटी मतलब कि आसानी से अवेलेबल भी हो जा रही हैं चीजें, कैलिब्रेशन आसानी से करवा के फुर्सत हो जा रहा है बेसिकली, और एफिशिएंसी भी बढ़ गई गैस डिटेक्टर्स की, मतलब कि गैस डिटेक्टर्स को अपने सामने ही जब कैलिब्रेट करवा रहा है, अपने ही खुद से कैलिब्रेट करवा रहा है, तो उन गैस डिटेक्टर्स की कैपेसिटी, एफिशिएंसी, क्षमता जो भी बोलो वो बढ़ गई है, ठीक है। और पैसा कितना बचाया, 44 लाख रुपए बचाया 2020-21 में इस कैलिब्रेशन की मदद से, ठीक है। टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन हुआ है, से 868 इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन हुआ है। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको कैलिब्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आपके जो गैस डिटेक्टर्स हैं वो बेसिकली समय समय पे उनका चेकअप होता है ना, उनको चेक किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो यही जो कैलिब्रेशन का काम है अब WCL खुद से करने लगा है। और टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन किया 20-21 में, 868 इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन किया और टोटल 44 लाख रुपए की बचत की इसने, ठीक है। तो ये चीज इसने किया है, ठीक है। दूसरा और भी पैसा कमाने का जो इसका तरीका है वो क्या है, रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है। WCL के अलावा, WCL के वर्कर्स के अलावा और भी बाहर के जो वर्कर्स हैं उनको रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पैसा कमाने की कोशिश में लगा हुआ है WCL। जैसे कि इसने सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी को रेस्क्यू प्रोवाइड किए, ठीक है। तो किस किस कंपनी को रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया है WCL ने, तो उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सियाल गॉर्गी कोल माइन, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन रहने दीजिएगा, मत याद रखिएगा, सिर्फ आप ये याद रखिएगा सियाल गॉर्गी कोल माइन, ठीक है। तीसरा हो गया मॉइल लिमिटेड, चौथा हो गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, ठीक है, ठीक। तो 4 हो गए टोटल, इन चारों के नाम जरूर याद रखिएगा, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, सियाल गॉर्गी कोल माइन एंड मॉइल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन चारों के नाम जरूर याद रखिएगा। इनमें रेस्क्यू ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराता है WCL, ठीक है। इनसे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना पैसा कमाया, टोटल 17.52 लाख, 17.52 लाख रुपीस इसने कमा चुका है इससे पैसा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी यहां पे भी बनता है आपका, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफ। आखिर गैस क्रोमेटोग्राफ के बारे में आपने पढ़ा है, आप रेगुलेशन नंबर बताइए, कौन सा रेगुलेशन नंबर में गैस क्रोमेटोग्राफ के बारे में दिया हुआ है। ये नया रेगुलेशन ऐड हुआ था 2017 के CMR में, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द, ठीक है। आगे देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ। तो गैस क्रोमेटोग्राफ में क्या होता है, जो माइंस में से एयर के सैंपल्स जाते हैं उनमें गैस का परसेंटेज पता करने के लिए, गैस की मॉनिटरिंग एनालिसिस करने की, एयर का सैंपल्स की एनालिसिस करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफ मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे जो है तो एकदम एक्यूरेट जो है तो हमें डाटा मिलता है। तो बेसिकली इसको आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर हम WCL की बात करें तो WCL के पास एक गैस क्रोमेटोग्राफ स्टेशन है, ठीक है। कहां पर, माइन रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में एक गैस क्रोमेटोग्राफ स्टेशन इसने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। जहां पर बस थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा है, बस अपन देखो 11 पेज हो गए, 14 पेज ही खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा संतोष रख लो, लेक्चर खत्म ही हो जाए, कल से नया स्टार्ट कर लेंगे ना, आधा अधूरा क्या फायदा, ठीक है। तो इसका जो गैस क्रोमेटोग्राफ है, एक पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ कहां पे है, माइन रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में रखा हुआ है इसके पास पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ, जो कि गैस का एनालिसिस करता है, ठीक है। उसके बाद टोटल इसके पास कितने एयर सैंपल्स इसने इस साल किए, 2020-21 में कितने एयर सैंपल्स लिए इसने, 3277 एयर सैंपल्स लिए, ठीक है। जिससे कि इसने कितना पैसा बचाया, 27 लाख रुपए इसने बचाए।
27.10 लाख रुपीस इसने टोटल बचाए हैं, ठीक है, सेव किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिला है, इतना पैसा बचाया। टोटल एयर सैंपल्स कितने हुए? 3277 एयर सैंपल्स इसने एनालाइज किए 2020-21 में अलग अलग माइंस से, ठीक है, जिससे कि उसका इतना पैसा बचा। उसके बाद WCL ने अपना जो माइन एयर के सैंपल्स की जो फैसिलिटी है उसको अदर कंपनीज में भी एक्सटेंड किया, कोल माइनिंग कंपनीज में, मतलब कि अदर कंपनी जो है बाहर की कंपनीज है वो भी इसके यहाँ एयर का एनालिसिस करवाती हैं, एयर के सैंपल्स भेजती हैं। कौन कौन सी कंपनी है? एक तो हो गई सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरी हो गई सियाल गॉर्गी कोल माइन, ठीक है। पेमेंट बेसिस पे ये लोग पैसा देते हैं और अपना एयर का सैंपल करवा लेते हैं WCL से, ठीक है। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, ये दोनों रेस्क्यू ट्रेनिंग में भी थे इन दोनों के नाम, तो इन दोनों माइंस का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ये लोग बहुत सारा पैसा देते हैं क्योंकि ये दोनों किसे? WCL को अलग अलग काम के लिए, ठीक है। हाँ, अब इन कंपनीज ने टोटल कितना पैसा दिया WCL को? 1.53 लाख टोटल दिए। कितने सैंपल्स के लिए? 154 सैंपल्स के लिए टोटल इतने लाख रुपए दिए कंपनी को, WCL को। अब बात करते हैं IT इनिशिएटिव्स की। IT इनिशिएटिव्स में आखिर देखेंगे अपन कि इसने क्या किया, मतलब बेसिकली उसके सेक्टर में, किस सेक्टर में? आईटी के सेक्टर में, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इसने क्या काम किया? तो WCL ने ERP लॉन्च किया, ठीक है। ERP का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ERP का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए। उसके बाद इसने जो ERP लॉन्च किया किसके साथ? याद रखने वाली चीज क्या है? एक तो इसका फुल फॉर्म ERP का, दूसरा चीज मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर से, इसका दूसरा चीज कि किसके साथ मिलकर इसने यह काम किया। तो इसने यह काम मिलकर किसके साथ किया है? कोल इंडिया लिमिटेड और MCL के साथ, इसने यह दोनों के साथ मिलकर इसने यह काम किया है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि किन दो लोगों के साथ इसने मिलकर ये काम किया था, कोल इंडिया लिमिटेड और MCL के साथ मिलकर ERP का जो काम है तो लॉन्च किया था। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वेरी गुड। सॉरी, 2 सेकेंड रेस्ट कर लूं। ठीक है, तो ERP का फुल फॉर्म क्या है आपका? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ERP का फुल फॉर्म याद रखिएगा जरूर। सॉरी। तो अब एक तो किसके साथ लॉन्च किया मिलके? CIL और MCL के साथ मिलके लॉन्च किया है। दूसरा 7 अलग अलग कोर बिजनेस मॉड्यूल्स में, है ना, अलग अलग कोर बिजनेस मॉड्यूल्स में। तो इन 7 का नंबर और नाम याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से? SCM ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, FICO फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल, MM मटेरियल मैनेजमेंट विद गुड्स, CMC सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिविल वर्क्स, SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, PM प्लांट मेंटेनेंस रिलेटेड टू HEMM एंड E&M मॉड्यूल, PP प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लानिंग मॉड्यूल, PS प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल एंड HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल, जिसमें कि 6 WCL के हॉस्पिटल्स जो हैं तो कवर होते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि इसको मतलब इसमें लोगों का ध्यान भी रखा जाता है और अलग अलग मॉड्यूल्स में हम IT मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हैं। बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, सारी डाटा जो है तो हमारा ऑनलाइन आ जाता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है। इससे क्वेश्चन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं आपको बता दूं कहां से बन सकता है कि किसके साथ काम स्टार्ट किया ERP का? CIL और MCL के साथ। कितने बिजनेस मॉड्यूल्स में काम कर रहा है? 7 कोर बिजनेस मॉड्यूल्स में इसने ERP सिस्टम लागू किया है। और इसे ERP को किस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है? किस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है ये पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट पैशन,
ईआरपी का जो इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो इसने लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट को किस नाम से जाना जा रहा है? प्रोजेक्ट पैशन के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप याद जरूर रखिएगा। अगर मैन पावर की बात करें, मैन पावर की अगर हम बात करें, तो इसके पास कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने सुपरवाइजर है, ये सब डाटा आप यहां पर देख सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई खास नहीं लगा मुझे, इसमें लग नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है? ये अंडरग्राउंड माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 के अकॉर्डिंग अपने वर्कर्स को इनिशियल और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब इसके पास क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि कितने वीटी सेंटर्स हैं इसके पास, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आखिर कितने हैं इसके पास? तो इसके पास टोटल 11 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इसके अलग अलग माइनिंग एरियाज में। ठीक है, अब इसके बाद अब हम एंडिंग में पहुंच गए हैं। इसके मेन मैनेजरियल पर्सनल कौन कौन से हैं? श्री मनोज कुमार जो कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर थे, श्री राजीव रंजन मिश्रा है ना, जो कि पहले पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आरपी शुक्ला हो गए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ना, 30/9/2020 से ये यहाँ पे मतलब इस पोस्ट पे है। उसके बाद श्री SM चौधरी जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अप टू 37/2020। ठीक है, तो आपको एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर कब से है, अभी प्रेजेंट के कौन है, पुराने कौन थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रेजेंट के कौन है, पुराने कौन थे, और उसके बाद श्री रामेहर जो कि कंपनी सेक्रेटरी थे पूरे साल, ये पूरे साल कंपनी के सेक्रेटरी थे। उसके बाद इस साल कोई नए आए हो तो वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद शायद अभी भी वही है। ठीक, उसके बाद कंटिन्यूअस कटिंग टेक्नोलॉजी। अब हमारी अंडरग्राउंड माइंस में क्या इंक्लूड कर रहे हैं? हम एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करने जा रहे हैं जिससे कि कंटिन्यूअसली क्या हो, कटिंग होती रहे कोल की, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कंटिन्यूअस कटिंग होगी तो। ठीक है, तो इसने ये जो टेक्नोलॉजी है, एक तो तवा वन, छतरपुर वन और तांदसी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में क्या किया है, कोल कटिंग मशीन इंक्लूड की है। कहां कहां? तवा वन, छतरपुर वन और तांदसी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। ठीक है, इन 3 जगहों पर इसने कोल कटिंग मशीन, ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर सेटअप किया है। अपकमिंग फ्यूचर, आगे किन किन माइंस में, किन किन प्रोजेक्ट में ये सेटअप करने वाला है कंटिन्यूअस कोटिंग टेक्नोलॉजी? जमुनिया, धनकासा और गांधीग्राम। ठीक है, इन 3 जगहों पर क्या करने जा रहा है, कंटिन्यूअस कटिंग टेक्नोलॉजी सेटअप करने जा रहा है। छतरपुर वन अंडरग्राउंड माइन के लिए जो सीएम है, कंटिन्यूअस माइनर है, ये परचेज कर रहा है। ठीक है, और इसका एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। इसका एग्रीमेंट जो है किसके साथ साइन हुआ है? जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन हुआ है। ठीक है, तवा वन के लिए भी कंटिन्यूअस माइनर के लिए अप्रूवल मिल चुका है, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है तवा वन में भी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फंक्शनल डायरेक्टर्स, मतलब ये जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा सब कुछ साइन हो गया इनकी कमेटी के द्वारा, जो कि 29/6/2020 को ये मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब चीजें डिसाइड हुआ था। अब इंडिया की अगर हम कोल रिजर्व की बात करें तो इंडिया के पास कितना कोयला है, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर इंडिया के पास कितना कोयला है। अब इसमें तो मुझे कुछ नहीं लगता कि आप माइनिंग के स्टूडेंट्स को कुछ बताने लायक बचा है मेरे पास, बस एंडिंग है। ठीक है, एक बहुत ही क्लीन और क्लियर एंडिंग देना है, इतना है। अब इसमें प्रूव्ड कितने मिलियन टन प्रूव्ड रिजर्व है, कितने मिलियन टन इंडिकेटेड रिजर्व है और कितने मिलियन टन इन्फर्ड रिजर्व है और टोटल कितने मिलियन टन रिजर्व है, ये आपको देखना रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा बस इसमें समझा देता हूं कि कोकिंग कोल का जो रिजर्व है वो यहां पे दे दिया गया, ये है कोकिंग कोल का रिजर्व, प्रूव्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड, और टोटल कितना कोकिंग कोल का रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद ये शेयर वाला छोड़ दीजिए, शेयर वाला मत याद रखिए आप क्या याद रखिए कि कितना रिजर्व है। उसके बाद नॉन कोकिंग कोल का कितना रिजर्व है, 13 इतना रिजर्व है, इसका इतना रिजर्व है, प्रूव्ड, इंडिकेटेड, इन्फर्ड। ठीक है, टोटल इतना। उसके बाद टर्शरी कोल का कितना रिजर्व है, प्रूव्ड,
इंडिकेटेड, इन्फर्ड, ठीक है। टोटल इतना, तो टोटल कितना कोल रिजर्व है प्रूव्ड में, इतना हो गया, इसमें इतना हो गया, इसमें इतना हो गया और इसमें इतना हो गया। बस सब कुछ एकदम जो जो लिखने की जरूरत हो सिर्फ उतना ही लिखना है। मैंने यहाँ पे बता दिया है, डाटा आप लोग पीडीएफ से एक बार लिखना होगा तो लिख लेना, रटना होगा तो रट लेना, ठीक है। उसके बाद डेप्थ वाइज एंड कैटेगरी वाइज कि कितने डेप्थ पे कितने मिलियन टन का प्रूव्ड, इंडिकेटर और इन्फर्ड रिजर्व है, ठीक है। कितने डेप्थ पे कितना कितना है, ठीक है। तो वो भी रिजर्व आप यहां से देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कोल का जो प्रूव्ड रिजर्व है वो कितना है, ठीक है। तो 1/4/2019 के अनुसार जो इन्वेंट्री बनी थी उसके अनुसार इतना प्रूव्ड है कोल का रिजर्व ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इतना इसका है इंडिकेटेड का, इतना इसका है, ठीक है। टोटल इतने मिलियन टन का कोल रिजर्व है हमारे पास। और अगर जियोलॉजिकल रिजर्व की बात करें, मतलब कि WCL में कितना है, ठीक है। तो WCL के पास जो डेप्थ, इतने डेप्थ पे WCL के पास इतने बिलियन टन का प्रूव्ड रिजर्व है, ठीक है। और इंडिकेटेड रिजर्व इतने बिलियन टन का, ये बिलियन टन में है। ये सब ये दोनों मिलियन टन में था, एमटी में था, याद ये ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली बिलियन टन में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा रहा मेरे हिसाब से। आज मैं सेटिस्फाइड हूं आज का लेक्चर लेके, कि आज का लेक्चर बहुत तगड़ा गया। तो आज के लिए इतना ही। शेष अगले लेक्चर में अगली नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।